Hi guys, this is the last part of chapter 6 and in this video we will complete chapter 6 of Pride and Prejudice. So let us begin. तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि यहाँ पर फिर से ल्यूकस लॉज में एक गेट टुगेदर हुआ है, एक पार्टी हुआ है और वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं और आपस में वही कन्वर्सेशन कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग देखे कि पहले शार्लोट बात कर रही थी एलिजाबेथ से और दोनों अपना विचार एक्सप्रेस कर रही थी, दोनों अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रही थी और एक्सचेंज कर रही थी अपना आइडियाज की मैरिज को लेकर क्या उनका पर्सनल ओपिनियन है, ये हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद मिस्टर डार्सी एडमायर करने लग गए हैं एलिजाबेथ बेनेट को, लेकिन एलिजाबेथ बेनेट को ये नहीं समझ में अभी तक आया है। और वहीं पर हम लोग देखे हैं कि बीच में एक साइड कैरेक्टर या माइनर कैरेक्टर का ये मैरी बेनेट जो है, थर्ड ऑफ बेनेट सिस्टर, वो अपना शो ऑफ कर रही है पियानो बजाने का स्किल और बुकवर्म तो थी ही, बुक पढ़ती ही थी, तो अपना जहां मन है वहां पर शो ऑफ कर ही रही है। तो यहाँ पर अब यही बात हो रहा है, फॉर नॉलेज एंड अकम्पलिशमेंट वॉज ऑलवेज इम्पेशेंट फॉर डिस्प्ले। ये मैरी बेनेट के लिए कहा गया है कि बहुत उतावली रहती है अपना ज्ञान दिखाने के लिए, अपना स्किल शो ऑफ करने के लिए कि मुझे भी आता है बजाने, ये सब मैं भी अकम्पलिश्ड हूँ। अब यहाँ पर फिर से एक पैराग्राफ जो ये है ये कठिन हो जाता है। जेन ऑस्टन का थोड़ा भाषा लैंग्वेज जो है वो थोड़ा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, तो इसको इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए समझने के लिए। सो लेट अस बिगिन। Mary had neither genius nor taste, and though vanity had given her application, it had given her likewise a pedantic air and conceited manner, which would have injured a higher degree of excellence than she had reached. तो पहली बार मैंने भी पढ़ा था ये, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे समझाती हूँ। तो मैरी के पास ना ही वो कैलिबर है, ना ही वो म्यूजिकल ईयर है, ना ही वो ऑब्जर्वेशन कर सकती है। एक म्यूजिशियन का, एक आर्टिस्ट का इनहेरेंट कैपेबिलिटी होता है, उसका रुझान होता है और उसका एक म्यूजिकल को लेकर के उसका एक अलग ही समझ रहता है। ये समझ उसमें है ही नहीं, म्यूजिक को लेके, सिंगिंग को लेके है ही नहीं, और टेस्ट भी, उसका चॉइस भी बहुत ही बेकार है। एंड दो वैनिटी हैड गिवन हर एप्लीकेशन, इसका मतलब है उसका जो घमंड है या ईगो है वो उसको क्या कंपेल कर दिया करने के लिए। एप्लीकेशन का मतलब है हार्ड वर्क। और मैं आप लोगों को इंसिस्ट करूंगी कि यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे जो भी देख रहे हैं वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है वो आप लोग लिख लें। इससे एक तो आप लोगों का वोकेबलरी अच्छा होगा और दूसरा फिर आप लोग अगर खुद से भी पढ़ेंगे ये पूरा टेक्स्ट तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। बार बार आपको रेफरेंस नहीं कहीं से लेना होगा या बार बार आपको डिक्शनरी नहीं ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाता है। एप्लीकेशन का मतलब हम लोग जनरली जानते हैं कि जॉब एप्लीकेशन या कुछ ऐसा रहता है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग है कि एप्लीकेशन का मतलब है हार्ड वर्क या हार्ड लेबर। तो एंड दो वैनिटी हैड गिवन हर एप्लीकेशन, वैनिटी मतलब घमंड, उसको उसका ईगो आदमी का रहता है ना, वो आदमी को कंपेल कर देता है एक्सेल करने के लिए। कि मान लीजिए अभी मेरा वेट बहुत ज्यादा है या मुझे लग रहा है कि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, तो मेरा ईगो बोलेगा कि तुम भी फिट हो, तुम भी बाकी गर्ल्स की तरह मतलब अपना मेंटेन करो वेट, या फिर अंदर से भी फिटनेस अपना कॉन्शियस हो जाओ। तो ये वैनिटी कंपेल कर ही देता है, आदमी का ईगो, आदमी का घमंड आदमी को बेहतर इंसान बनाने में कंपेल कर ही देता है। तो उसी तरह उसके पास हालांकि ये स्किल नहीं था, वो कैलिबर नहीं था, ना ही वो उसका टेस्ट अच्छा था म्यूजिक में, लेकिन उसका घमंड इतना तो उसको कंपेल कर दिया था कि वो मेहनती बन जाए और सिर्फ अपने मेहनत के दम पर एकम्प्लिश कर ले, पियानो बजाना सीख ले। It had given her likewise a pedantic air and conceited manner. और जब वो बजाना सीख ली, पियानो स्किल वो अक्वायर कर ली, तो अब उसमें क्या आ गया, घमंड आ गया। पेडांटिक मतलब होता है जो जो आदमी हर हमेशा उतावला रहता है अपना नॉलेज दिखाने के लिए दूसरे को। एंड कंसीटेड मैनर भी वही है, मतलब कि वेरी प्राउड। कंसीटेड मतलब क्या होता है, बहुत घमंड होना। वेरी प्राउड ऑफ शोइंग दैट शी इज, मतलब जो भी अपना माइनर प्रोग्रेस भी कर रही है ना पियानो बजाने में, वो भी वो उतावला होके दिखा रही है। आदमी धीरे धीरे म्यूजिक में स्टेजेस क्रॉस करता है और ये जितना भी थोड़ा सा भी अगर प्रोग्रेस कर रही है तो वो उतावली है दिखाने के लिए। विच वुड हैव इंजर्ड अ हायर डिग्री ऑफ एक्सीलेंस दैन शी हैड रीच्ड। अब ये उसका घमंडी नेचर और उसका दिखावा का जो नेचर है, इतना जो प्रिटेंशियस उसका नेचर है, हर हमेशा शो ऑफ करना, तो ये उसका क्या हार्म कर देता। वो जो भी अच्छा कुछ भी सीखी है ना, उसका ये फॉल्ट सारा उसका अच्छाई को ढक देता, उसका ये घमंड और उसका ये शो ऑफ वाला नेचर। तो ये सारा उसका अच्छाई
पियानो बजाना सीखी है, स्किल एक्वायर की है और अब अच्छा मेहनत करके वो अच्छा बजा भी रही है, लेकिन इसके बाद भी उसका घमंड ये सारा उसका शैडो कास्ट कर देगा, उसका जितना भी मेहनत पे पानी फेर देगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन मजेदार बात ये है कि उसका ये अम, उसका पियानो बजाने का स्किल ऑलरेडी इतना बेकार है। शी इज सच एन ऑफुल प्लेयर, शी इज सच अ क्रैपी पियानो प्लेयर कि अब इससे इट इज ऑलरेडी सो बैड दैट इट कांट गेट एनी वर्स, ये कहने का मतलब है। और यहाँ पर जो आप लोग देखें, ये 1 2 3 4 5 लाइन में ये ऑस्टिन का कहने का तरीका है। वो डायरेक्टली नहीं बोल रही है कि मैरी इज अ क्रैपी पियानो प्लेयर, मैरी इज एन ऑफुल पियानो प्लेयर, वो बहुत ही बेकार वाहियात बजाती है। वो राउंड अबाउट घुमा फिरा के बोल रही है कि मैरी का उसका घमंड, उसका कैरेक्टरिस्टिक बता रही है। तो ये ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन का अपना तरीका था कि अगर उसे किसी आदमी के बारे में कुछ मीन भी बोलना है, कुछ नीचा भी दिखाना है, तो उसको राउंड अबाउट मतलब शी विल मतलब थोड़ा घुमा फिरा के बोलेगी, ना कि एकदम डायरेक्टली ऑब्वियस बहुत नहीं कर देगी। तो यहाँ तक इतना ही मतलब था। अब आते हैं क्या बोल रही है ऑथर। एलिजाबेथ, easy and unaffected, had been listened to with much more pleasure, though not playing half so well. एलिजाबेथ जो थी वो बहुत ही इजी गोइंग थी, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी और बहुत ही अनप्रिटेंशियस थी, कुछ भी दिखावा नहीं कर रही थी। और इतना जो एलिजाबेथ अपना कुछ भी दिखावा नहीं की, और उसका स्किल इतना, हालांकि मैरी मेहनत कर करके अपना पॉलिश कर ली थी स्किल, और वहीं पे एलिजाबेथ को देखा जाए तो वो इतना स्किल अपना पॉलिश नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी लोग उसको गौर से सुन रहे थे। लोग उसका पियानो जब बजा रही थी तो उसमें वो लोग प्लेजर, लोगों को अच्छा लग रहा था सुनने में। और ना आधा अच्छा भी नहीं बजाई, मतलब जितना अच्छा मैरी बजाई है उसका आधा गुना भी नहीं बजाई है, लेकिन फिर भी लोग उसको गौर से सुन रहे थे। And Mary, at the end of a long concerto, was glad to purchase praise and gratitude by Scotch and Irish airs at the request of her younger sisters, who, with some of the Lucases and 2 or 3 officers, joined eagerly in dancing at one end of the room. अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, पहले तो आप लोग मीनिंग जान ले। कंसर्टो का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट पीसेस, और स्कॉच एंड आयरिश एयर होता है एक सिंपल डांस म्यूजिक ट्यून, एक सिंपल ट्यून जिसको बजाने में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बजा लेगा, कोई भी एरा गैरा बजा लेगा, बिगनर भी बजा लेगा। तो स्कॉच एंड आयरिश एयर आप समझ सकते हैं एक ऐसा म्यूजिकल पीस है या एक ट्यून है पियानो पे बजाने के लिए जिसके लिए कोई भी स्किल रिक्वायर्ड नहीं है। इट इज अ चाइल्ड्स प्ले, केक वॉक है। और वही है यहाँ पर कंसर्टो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट, जैसे कि अगर आप लोग पियानो सुने हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि येरुमा का आप लोग सुने, रिवर फ्लोज इन यू एंड किस द रेन, दोस टू आर माय गो टू पीसेस व्हेन आई लिसन टू म्यूजिक, एंड या यू विल लव इट। सो ओके, थोड़ा हम लोग डाइवर्ट हो गए टॉपिक से, तो यहाँ पर आते हैं। लॉन्ग कंसर्टो एंड वाज ग्लैड टू परचेज प्रेज एंड ग्रैटिट्यूड बाय स्कॉच एंड। और जब मैरी अपना खत्म कर ली वो डिफिकल्ट वाला पोर्शन बजाने का पियानो पे, तब उसको बहुत ही ज्यादा खुशी हुआ जब उसका तारीफ कर रहे थे कि वो जब स्कॉच और आयरिश एयर्स बजा रही थी, एक बहुत ही वाहियात सा सिंपल सा ट्यून बजा रही थी, तो उसका सब बहुत तारीफ कर रहे थे कि अरे वाह वाह, ये तो बिल्कुल अच्छा बजा रही है। सब वहां पर वैसे ही होंगे, मतलब कि लेमैन होंगे जिनको म्यूजिक का उतना नॉलेज नहीं होगा। तो जब वो बजाई तो उसको बहुत तारीफ मिला, तो उसको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि वही तो चाहती थी, वो बजाने के लिए अपने प्लेजर के लिए थोड़ी बजा रही थी या सुकून के लिए थोड़ी बजा रही थी, वो तो इसीलिए कर रही थी ताकि उसको अप्रिशिएशन वो अपने बैग में, झोली में डाल सके। एट द रिक्वेस्ट ऑफ हर यंगर सिस्टर्स, यानी कि लीडिया और किटी बेनेट, वो इंसिस्ट की थी मैरी को कि तुम स्कॉच और आयरिश एयर भी बजाओ ना, जैसे बच्चे लोग जिद करते हैं। Who with some of the Lucases and 2 or 3 officers joined eagerly in dancing at one end of the room। और जब वो स्कॉच और आयरिश एयर बजा रही थी, ये म्यूजिकल ट्यून बजा रही थी इजी वाला, तब ल्यूकासेस यानी ल्यूकस की सिस्टर शार्लोट ल्यूकस होगी और उसके कोई सिबलिंग होंगे, उसी के बारे में रेफरेंस दिया जा रहा है, और भी 2 3 ऑफिसर, वो लोग उस ट्यून पे डांस करने लग गए। अब आते हैं यहाँ पर। Mr. Darcy stood near them in silent indignation at such a mode of passing the evening, to the exclusion of all conversation, and was too much engrossed by his own thoughts to perceive that Sir William Lucas was his neighbour, till Sir William Lucas thus began.
अब जो बेचारे मिस्टर डार्सी हैं वो तो ऑलरेडी बोर होते ही हैं और सब पार्टीज सोशल गैदरिंग में वो अलूफ रहते ही हैं, गेट टुगेदर उनको वैसे भी नहीं पसंद है, तो वो चुपचाप खड़े रहे एकदम मूक दर्शक बन के, एक शौक में, एक गुस्से में कि कैसे मुझे लोअर क्लास लोगों के बीच में लाके रख दिया है। ये भी कोई टाइम पास करने का तरीका है? इनका अपना मैनरिज्म होगा, इनका अपब्रिंगिंग ज्यादा अच्छा है, ये बहुत रिच हैं, तो ऑब्वियसली ये सब छोटा मोटा स्कॉच या आयरिश एयर पे क्या डांस करते। टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल कन्वर्सेशन मतलब सारे लोगों से इंटरेक्शन से दूर, ये या बातचीत या ये बातनी इंसान नहीं है, गप नहीं कर रहे हैं लोगों से, सब चीज से दूर हट रहे हैं और एंड बस अपने ही ख्याल में मग्न है, अपने ही डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और अपने ही थॉट्स में खोए हुए हैं और इतना खोए हुए हैं कि वो उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि उनके जस्ट बगल में कौन है। उनके बगल में है विलियम ल्यूकस, यानी कि आप लोग इनके क्रॉस आए हैं, ये एक अब रॉयल पोजीशन होल्ड करते हैं, नाइटहुड अब बन गए हैं सर विलियम ल्यूकस, पहले बिजनेसमैन थे और अब इनका अच्छा पोस्ट है। जस्ट अ मिनट, vehicles are passing so it will be difficult to hear. I'm really sorry guys, and if you can suggest me how to make, is there any app or how can I make the video soundproof, like soundproof as in only my voice is audible and not the other outer distracting noise, so it would be better. So yeah, anyways, let's come here. तो यहाँ पर वो अपने ही ख्याल में खोए हुए हैं और उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि सर विलियम ल्यूकस उनके बगल में खड़े हुए हैं और तब तक नहीं खबर हुआ जब तक सर विलियम ल्यूकस एक कन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं कर देते हैं। अब सर विलियम ल्यूकस जो है वो बातचीत शुरू करते हैं। सर विलियम ल्यूकस बोलते हैं, What a charming amusement for young people. This is Mr. Darcy. There is nothing like dancing after all. I consider it as one of the first refinements of polished societies. सर विलियम ल्यूकस का क्या कहना है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार तरीका है यंग पीपल लोग का इंटरेक्शन का, यंग पीपल लोग का एंटरटेनमेंट का। ऐसा कुछ भी नहीं है, डांसिंग के जैसा तो और कुछ भी नहीं है। यंग लोग आ सकते हैं, आपस में मिलजुल सकते हैं लोगों का, क्योंकि उस समय 18th सेंचुरी इंग्लैंड में बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस रहता था, फ्रीली नहीं लोग मिल सकते थे, ऑपोजिट जेंडर खास करके नहीं मिल सकते थे फ्रीली, विमेन लोग को भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ता था। तो ये डांसिंग, सोशल गेट टुगेदर ही एकमात्र तरीका रह जाता था आपस में घुलने मिलने का। तो यही बोल रहे हैं कि आई कंसिडर इट एज वन ऑफ द फर्स्ट रिफाइनमेंट्स ऑफ पॉलिश्ड सोसाइटी। वो बोल रहे हैं कि जो सिविलाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड एलीट क्लास रहता है, इसका तो खूबी होता है नाचना, डांस करना और ये जो भी है बॉल डांस या जो भी है। तो अब मिस्टर डार्सी बोलते हैं, सर्टेनली सर, एंड इट हैज द एडवांटेज ऑल्सो ऑफ बीइंग इन वोग अमंगस्ट द लेस पॉलिश्ड सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। एवरी सैवेज कैन डांस। मिस्टर डार्सी अपना यूजुअल वही सैवेज मोड में है और क्या बोलते हैं कि हाँ, लेकिन ये भी ना सिर्फ सिविलाइज्ड सोसाइटी या पॉलिश्ड या रिफाइंड लोग का ये डांस है सिंबल, अब तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा भी डांस कर लेता है और लेस सिविलाइज्ड सोसाइटी यानी कि लोअर क्लास, लोअर स्ट्रेटा, जिसका जिनका इकोनॉमिक ग्रोथ उतना नहीं है, ऑब्वियसली पुअर लोग की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो लोग कि यहाँ भी ये फैशन हो गया है। वो मतलब होता है फैशन, आजकल का तो चलन हो गया है डांस। कोई भी मतलब बेवकूफ आदमी कोई भी वही ऐरा गैरा डांस कर लेता है। एवरी सैवेज कैन डांस। सर विलियम ओनली स्माइल्ड। योर फ्रेंड परफॉर्म्स डिलाइटफुली। किसके बारे में बोल रहे हैं? मिस्टर बिंगले के बारे में। He continued after a pause on seeing Bingley join the group. जब देखे कि मिस्टर बिंगले ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप को, डांस ग्रुप को, तब ये कमेंट किए। And I doubt not that you are an adept in the science yourself, Mr. Darcy. और मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें, मुझे कोई भी शंका नहीं है कि आप भी डांस बहुत ही अच्छा कर लेते होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वेल ब्रॉट अप है, इनके पास तो सारा अपॉर्चुनिटीज है, सारा इनके पास ऑप्शंस है डांस सीखने का, या जो भी ये अपना हॉबीज निखारना चाहते हैं या आर्टिस्ट हैं, कुछ भी इनके पास सारा रिसोर्सेस है बेसिकली मिस्टर डार्सी। तो इसीलिए सर विलियम ल्यूकस अज्यूम करते हैं कि आप तो स्किल्ड होंगे ही डांस में। यू सॉ मी डांस एट मेरिटन आई बिलीव सर। तो मिस्टर डार्सी बोलते हैं कि मुझे लगता है, मैं ये अज्यूम करना चाहूंगा कि आप मुझे देखे हैं मेरिटन में डांस करते हुए। तो सर विलियम ल्यूकस क्या बोलते हैं? Yes, indeed, and received no inconsiderable pleasure from the sight.
डू यू ऑफन डांस एट सेंट जेम्स? ये बोल रहे हैं अब नो इनकंसिडरेबल प्लेजर का मतलब होता है प्रेजेंट टू अ लार्ज डिग्री। जैसे इनकंसिडरेबल का मतलब हो जाता है बहुत ही लेस वर्दी या इनसिग्निफिकेंट, लेकिन यहाँ पर आगे में नो लग गया तो यहाँ पर हो गया कि सिग्निफिकेंट, ऑब्वियसली बहुत सिग्निफिकेंट है। और जब मैंने आपको डांस करते हुए देखा तो इट वॉज अ डिलाइट फॉर माई आईज, मतलब बहुत ही अच्छा लगा आपको डांस करते हुए, आप इतने अच्छे डांसर हैं। तो क्या आप, सेंट जेम्स कोई एक रॉयल पैलेस है, तो क्या आप वहां पर डांस करते हैं अक्सर? तो मिस्टर डार्सी बोलते हैं नेवर सर। तो फिर विलियम ल्यूकस बोलते हैं डू यू नॉट थिंक इट वुड बी अ प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट टू द प्लेस? क्या आपको नहीं लगता है कि वो रॉयल जगह है तो वहां पर आपको एक इज्जत भी आपको देना चाहिए, और वहां पर उस जगह के साथ आप जस्टिस करेंगे अगर वहां पर आप आपकी जैसा स्किल्ड आदमी डांस करता है तो वो बोलते हैं मिस्टर डार्सी इट इज अ कॉम्प्लीमेंट विच आई नेवर पे टू एनी प्लेस इफ आई कैन अवॉइड इट। ये बोलते हैं ये एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है डांस करना जो कि अगर मेरा बस चले तो मैं कहीं नहीं डांस परफॉर्म करूं या फिर आपस में मिले। ओहो, आई एम फम्बलिंग, आई डोंट नो व्हाई। तो अगर मेरा बस चले तो मैं अवॉइड करना चाहता हूँ ये सब सिचुएशन जहां पर मुझे डांस करना पड़ेगा, जहां पर मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। Now, so next page. Yeah. अब अब विलियम ल्यूकस क्या बोल रहे हैं? ओह, जस्ट अ मिनट। या विलियम ल्यूकस और भी फैक्ट्स डिग कर रहे हैं और उनसे कन्वर्सेशन में इंटीमेसी बढ़ा रहे हैं, मतलब खुद खुद के एकदम बात पूछ रहे हैं, सारा जानकारी ले रहे हैं। यू हैव अ हाउस इन टाउन आई कंक्लूड। जहां तक मुझे पता है, विलियम ल्यूकस क्या बोलते हैं, जहां तक मुझे पता है आपका एक घर है ना, अब आपका अपना घर है ना टाउन में। मिस्टर डार्सी बाउड, मतलब नॉड किए, सर हिलाए कि हाँ है। विलियम ल्यूकस बोलते हैं आई हैड वंस some thoughts of fixing in town myself, for I am fond of superior society, but I did not feel quite certain that the air of London would agree with Lady Lucas. वो क्या बोलते हैं, मिस्टर सर विलियम ल्यूकस हम लोग समझ सकते हैं एक वैसे वानाबी रिच आदमी है ना, जो कि सिर्फ अमीर लोगों के साथ हैंग आउट करना चाहेंगे, सिर्फ अमीर लोगों के साथ उठना बैठना चाहेंगे, सुपीरियर जिनका रैंक है उनसे सिर्फ बात करना चाहेंगे, बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट टाइप के आदमी है, या बहुत ही थोड़ा नार्सिसिज्म भी दिखता है इनमें, इन्फ्लेटेड सेल्फ वैल्यू है ही मिस्टर विलियम ल्यूकस का जब से उनको नाइटहुड मिला है। तो वो बोलते हैं कि मैं भी सोच रहा था यार कि जाऊं वहां पर टाउन में और वहां पर एक घर खरीदूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि वहां का एयर, जो वहां का हवा पानी वातावरण जो है ना, वो लेडी ल्यूकस को सूट नहीं करेगा। ये बहाना दिए या जो भी अपना बात बता रहे हैं। अब सर विलियम ल्यूकस बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन में इंटीमेसी बढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों को पता है मिस्टर डार्सी जो कि रिजर्व रहना पसंद करते हैं, उनको ऑब्वियसली ये नहीं पसंद आएगा। तो ये बात बोल के लेडी ल्यूकस को नहीं पसंद आएगा, वहां का पता नहीं हवा पानी वातावरण सूट करेगा कि नहीं लेडी ल्यूकस को, इसीलिए वहां पर नहीं बसे। तो फिर और आई एम फॉन्ड ऑफ सुपीरियर सोसाइटी, खुद बता रहे हैं कि मुझे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है, अमीर लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। ही paused in hopes of an answer. सर विलियम ल्यूकस ये बात बोले और उसके बाद लगा कि मिस्टर डार्सी कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्ड करेंगे, बट हिज कंपेनियन was not disposed to make any. लेकिन उनका कंपेनियन जो कि मिस्टर डार्सी है, कन्वर्सेशन में अभी कंपेनियन है ही, उनको कोई भी मतलब नहीं था कि कोई भी उलट के वो जवाब दे या उनका ये सिली कन्वर्सेशंस एंटरटेन करें। And Elizabeth, at that instant, moving towards them, he was struck with the notion of doing a very gallant thing and called out to her. ये क्या बोलते बोलते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, एलिजाबेथ उस समय उन लोगों की तरफ आई और अचानक से ही उनके दिमाग में, सर विलियम ल्यूकस के दिमाग में कहाँ से ये नोशन आ जाता है, कहाँ से ये मतलब एक आइडिया आ जाता है, बिजली लाइटनिंग के जैसा एक स्ट्रक करता है उनको कुछ, और एक बहुत ही बहादुरी का काम, गैलेंट मतलब होता है ब्रेवरी का काम या बहादुरी का काम, उनको करने का सोचता है और वो आवाज लगाते हैं, माई डियर मिस लिजा,
You are not, why are not you dancing? Elizabeth, तुम क्यों नहीं डांस कर रही हो? Mr. Darcy, you must allow me to present this young lady to you as a very desirable partner. Mr. Darcy, अगर आप मुझे अपना परमिशन दे तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक बहुत ही यंग और खूबसूरत लड़की, खूबसूरत लेडी से, जो कि आपके लिए एक बहुत ही प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर पार्टनर या एक मैरिज मटेरियल कहना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी लड़की है. यू कैन नॉट रिफ्यूज टू डांस, आई एम श्योर, व्हेन सो मच ब्यूटी इज बिफोर यू. सर विलियम ल्यूकस बोल रहे हैं कि आप तो मना नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा खूबसूरती को कौन मना कर पाएगा. एलिजाबेथ बेनेट का तारीफ कर रहे हैं, ऑब्वियसली फैमिली फ्रेंड है तो करेंगे ही तारीफ. And taking her hand, he would have given it to Mr. Darcy, who, though extremely surprised, was not unwilling to receive it. और एलिजाबेथ बेनेट का हाथ लेते हैं सर विलियम ल्यूकस और मिस्टर डार्सी के हाथ में देना चाहते हैं उनका हाथ, और जो कि मिस्टर डार्सी उस समय बहुत ही ज्यादा चौंक गए कि सर विलियम ल्यूकस या एलिजाबेथ बेनेट सच में मेरे साथ डांस करने इस तरफ आई है, या जो भी सोच रहे थे उस समय वो एक प्लेजेंटली सरप्राइज्ड थे, तो वो उस समय शॉक में ही थे. और शॉक में थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो हाथ उसका एलिजाबेथ बेनेट का नहीं थामना चाहते हैं और डांस नहीं करना चाहते हैं. मतलब वो विलिंग थे, उनका इंटरेस्ट था, इंक्लिनेशन था एलिजाबेथ के साथ डांस करने का, उनका हाव भाव से ये पता चल रहा था. When she instantly drew back, वो झट से पीछे हट जाती है and said with some discomposure to Sir William, और थोड़ा अनकंफर्टेबल होके सर विलियम को बोलती है, Indeed, sir, I have not the least intention of dancing. I entreat you not to suppose that I moved this way in order to beg for a partner. मैं आपको कैसे बताऊं सर कि मेरा जरा सा भी इंटेंशन नहीं है डांस करने का, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इंट्रीट मतलब रिक्वेस्ट हुआ, विनती करती हूँ कि आप ये अज्यूम खुद से मत करिए कि मैं इस तरफ आई हूँ एक पार्टनर के साथ डांस करने के लिए, एक मैरिज, हाँ एक डांस पार्टनर, मैरिज तो ऑब्वियसली बहुत आगे का बात हो गया, एक ऐसे डांस पार्टनर के लिए मैं भीख मांगने आई हूँ या जो भी. तो आप ऐसा मत अज्यूम करिए कि मैं इस तरफ डांस करने के लिए चलकर आई हूँ. मिस्टर डार्सी विथ जस्ट मिनट. Mr. Darcy, with grave propriety, requested to be allowed the honor of her hand. Propriety मतलब वही बहुत ही मैनरिज्म, बहुत ही ज्यादा अच्छा पोलाइट मैनर्स, गुड मैनर्स, वो बहुत रिक्वेस्ट किए. ग्रेव मतलब होता है सीरियस, तो मिस्टर डार्सी बहुत ही अच्छे तरीके से एलिजाबेथ बेनेट को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप मुझे एक डांस करने दीजिए, बट इन वेन, बेकार बेकार में वो बोले. एलिजाबेथ वॉज डिटरमिन्ड, एलिजाबेथ मन में ठान चुकी थी. Nor did Sir William at all shake her purpose by his attempt at persuasion. एलिजाबेथ का ये जो डिटर्मिनेशन था और जो भी कन्विक्शन था, इसको कोई अनशेकेबल था. ऐसा नहीं हुआ कि सर विलियम बार बार उसको इंसिस्ट कर रहे हैं, उसको परसुएड कर रहे हैं, तो वो अपना डिटर्मिनेशन गिव अप कर देती है, अपना जो भी मन में था उसका वो गिव अप कर देती है और उस फ्लो में, उस धारा में बह जाती है. नहीं, वो अपना शी स्टूड हर ग्राउंड्स, वो अपने बात पे कायम रही और उसके साथ उस वातावरण में नहीं बही, और अपना हाँ डिटरमिन्ड रही कि मुझे नहीं डांस करना है मिस्टर डार्सी के साथ, तो नहीं करना है. और इसका ऑब्वियस रीजंस हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग पहले चैप्टर में देख चुके हैं कि एलिजाबेथ बेनेट के लिए क्या बोलते हैं मिस्टर डार्सी, बेयरली टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, या ये सब बोलते हैं. और बहुत ही इंसल्टिंग वे रहता है मिस्टर डार्सी का, हालांकि अब बदल चुका है, लेकिन एलिजाबेथ अभी तक ये प्रेजुडिस मन में रखी हुई ही है, और जो इंसल्ट किए थे वो उसके मन में है ही. अब सर विलियम ल्यूकस बोलते हैं, You excel so much in the dance, Miss Eliza, that it is cruel to deny me the happiness of seeing you. आप इतना अच्छा डांस करती हैं एलिजाबेथ बेनेट, तो ये बहुत ही मेरे लिए क्रूअल होगा, ये बहुत ही मेरे लिए निर्दयी होगा अगर आप मना कर देती हैं, डिनाई कर देती हैं वो डिलाइट से. इट विल बी अ डिलाइट फॉर माई आईज इफ आई सी यू डांसिंग, बेसिकली यही कहना है. एंड दो दिस जेंटलमैन dislikes the amusement in general, he can have no objection, I am sure, to oblige us for 1/2 hour. और ये जो जेंटलमैन है हमारे सामने मिस्टर डार्सी, इनको डांस करना या ये सब अम्यूजमेंट वाले चीज में पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें कोई भी एतराज नहीं होगा अगर वो हम लोगों को हाफ एन आवर, आधा घंटा अगर अपना टाइम दे देते हैं डांस करने के लिए. एलिजाबेथ बेनेट बोलती है, मिस्टर डार्सी इज ऑल पोलाइटनेस.
said Elizabeth smiling. इसका मतलब क्या है, ये आप लोग लिख लीजिएगा. Mr. Darcy is characterized by politeness and is well known for his politeness. इसका मतलब है मिस्टर डार्सी का तो बेसिक कैरेक्टर नेचर ही है, कैरेक्टरिस्टिक ही है पोलाइट रहना और बहुत ही अच्छा मैनरिज्म उनका रहना. मतलब कि एक मिनट, जैसे हम लोग आप लोग सुने होंगे, अगर कोई मूवी देखे होंगे उसमें बोल रहा था कि प्रेम एंड प्रॉब्लम आर ट्विंस, तो इसी तरह मिस्टर डार्सी एंड पोलाइटनेस आर ट्विंस, दे गो हैंड इन हैंड. जेंटलमैन है तो उनका बिहेवियर भी बहुत ही पोलाइट रहेगा, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रहेगा. He is indeed, but considering the inducement might ये सर विलियम ल्यूकस बोल रहे हैं. He is indeed, but considering the inducement, my dear Miss Eliza, we cannot wonder at his complaisance, for who would object to such a partner? और इसका मतलब है कि हाँ, मिस्टर डार्सी तो बहुत पोलाइट है ही, एक जेंटलमैन है ही, उनका सारा तौर तरीका एक सोफिस्टिकेटेड आदमी का है, शिवलरी है, सब कुछ है मिस्टर डार्सी में, एकदम परफेक्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ अ जेंटलमैन है. लेकिन इतना अगर कोई विनती कर रहा है तो वो वी कैन नॉट वंडर. हाँ, अगर इतना कोई विलिंगली कोई इंसिस्ट कर रहा है कि डांस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि डांस कर लीजिए, तो वो भी एक ऑब्लाइज कर ही देंगे. उनको अगर डांस करना नहीं भी पसंद है तो भी वो ऐसे आपके जैसा खूबसूरत पार्टनर को कौन मना कर पाएगा. एलिजाबेथ लुक्ड आर्कली एंड टर्न्ड अवे. वो बहुत ही मिस्चीवियस वे में देखती है और फिर सर घुमा लेती है. हर रेजिस्टेंस हैड नॉट इंजर्ड हर विद द जेंटलमैन. इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट. ये जो बार बार मना कर रही है कि नहीं मुझे डांस नहीं करना है, ये अपने ही ग्राउंड्स पे अटल हो गई है, डिटरमिन्ड हो गई है कि नहीं करना है तो नहीं करना है डांस. लेकिन उसका बार बार ये मना करने से, उसके बार बार डिक्लाइन करने से मिस्टर डार्सी बुरा नहीं मानते हैं. हर रेजिस्टेंस हैड नॉट कॉज्ड हिम टू डिसलाइक हर. इसका मतलब यही है कि अगर मना भी कर दी तो बहुत लोग ईगो पे ले लेते हैं कि अरे भाई ऐसे कैसे कैसे मुझे मना कर दी डांस करने से, मैं तो कहीं का शहंशाह हूँ या मैं तो बहुत अमीर हूँ, ऐसा मेंटालिटी रहता है. तो लेकिन मिस्टर डार्सी के केस में ऐसा नहीं है. उनको बुरा नहीं लगा अगर वो मना की, उल्टा वो और उससे अट्रैक्ट हो गए कि शी स्टूड हर ग्राउंड्स. वो किसी के परसुएशन में नहीं आई, किसी के बहकावे में नहीं आई. अगर कोई बार बार इंसिस्ट भी कर रहा है तो वो उनके बात में नहीं आई. नाउ लास्ट पेज. Just a minute. Yeah, this is it. This is the last page of chapter 6 and hereby we will complete it. And he was thinking of her with some complacency. Complacency मतलब satisfaction when thus accosted by Miss Bingley. और उस समय जब वो मना भी कर दी थी डांस के लिए, तब भी उसके बारे में बहुत ही अच्छा ही विचार रखे थे मिस्टर डार्सी, और उसी के बारे में सोच रहे थे कि अचानक मिस बिंगली उनको आवाज लगाती है. शार्लोट बिंगली जो कि अनमैरिड है, उनका नजर, शार्लोट बिंगली हैज एन आई ऑन मिस्टर डार्सी बिकॉज ऑब्वियसली मिस्टर डार्सी इज वेरी एलिजिबल, उनके सोशल सर्कल में आते हैं, फ्रेंड सर्कल में आते हैं. तो वही कैरोलाइन बिंगली बोलती हैं, आई कैन गेस द सब्जेक्ट ऑफ योर रेवरी. रेवरी मतलब होता है म्यूजिंग्स, यानी कि अपने ही ख्याल में खोए रहना. रेवरी मतलब he was lost in his own thoughts, मिस्टर डार्सी. तो क्या वो बोलती हैं कि क्या मैं सोच सकती हूँ कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं. डार्सी बोलते हैं आई शुड इमेजिन नॉट, कि मुझे नहीं लगता कि आप इमेजिन, आप अज्यूम कर पाएंगी, आप तुक्का मार पाएंगी. ये कैरोलाइन बिंगले बोलती हैं You are considering how insupportable it would be to pass many evenings in this manner, in such society, and indeed I am quite of your opinion. I was never more annoyed. The insipidity, and yet the noise, the nothingness, and yet the self-importance of all these people. What would I give to hear your strictures on them? यहाँ पर कैरोलाइन बिंगले अपना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाती हैं और बोलती है कि मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, आप किस चीज में लॉस्ट हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं. यहाँ के लोग कितने ही वाहियात हैं, निहायती बेवकूफ लोग हैं. इंसिपिडिटी मतलब वही होता है डल हो हैं,
और फिर भी डल भी है और फिर भी इतना शोर मचा रहे हैं, मतलब कि उनमें कोई चार्म नहीं है, उनमें कोई अट्रैक्टिव नेचर नहीं है। ये फैशनेबल सोसाइटी से हैं तो ऑब्वियसली वहाँ का अलग ही ट्रेडिशन होगा, वहाँ का अलग ही चमक होगा। तो ना चार्म चार्म तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही डल है और बहुत ही मरियल से है, लेकिन फिर भी इतना शोरगुल कर रहे हैं। द नथिंगनेस, एक खालीपन है, एक शून्यता है, लेकिन फिर भी इनका जो सेल्फ इम्पोर्टेंस है, बाप रे क्या बोला जाए इनका, मतलब कि बहुत ही लो इसके बारे में बोल रही है। What would I give to hear your strictures on them? Strictures मतलब होता है criticism, बुराई करना। तो मैं आपको क्या दूं, मैं आपको कुछ ऐसा आपको टिप्पणी करने के लिए या क्रिटिसाइज उनके बारे में आप करें तो इसके लिए मैं आपको कुछ भी दे सकती हूँ, एक्सपेंसिव चीज, ये कहना चाह रही है कि मैं मर रही हूँ सुनने के लिए उनका बुराई। मैं कुछ भी आपको दे सकती हूँ आपका ओपिनियंस और आपका क्रिटिसिज्म सुनने के लिए। अब मिस्टर डार्सी बोलते हैं, योर कंजेक्चर इज टोटली रॉन्ग, आई अश्योर यू। कंजेक्चर मतलब होता है अनुमान। आप जो ये अज्यूम कर रही हैं, अपने में ही गेसवर्क ये जो कर रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। माई माइंड वॉज मोर अग्रीएबली इंगेज्ड, मेरा जो मन है वो थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक की तरफ है, यानी कि इनके बारे में खराब मन में कुछ नहीं चल रहा है, इनके लिए पॉजिटिव चीज चल रहा है। I have been meditating on the very great pleasure which a pair of fine eyes in the face of a pretty woman can bestow. मैं उस चीज पे आत्मचिंतन कर रहा हूँ या फिर ध्यान उन दोनों आंख के लिए कर रहा हूँ। उन दोनों आंखों, आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं अपना आंख बंद करके कि मिस्टर डार्सी बोल रहे हैं कि मैं उस दो खूबसूरत आंख के बारे में ध्यान कर रहा हूँ जो कि एक बहुत ही खूबसूरत विमेन का है और एक ब्लेसिंग है, डिलाइट फॉर आईज है। Miss Bingley immediately fixed her eyes on his face. मिस कैरोलाइन बिंगली जो है वो डार्सी की तरफ अपना नजर टिका लेती हैं and desired he would tell her what lady had the credit of inspiring such reflections. और वो देखी उनकी तरफ इस नजर से देखी कि वो बता दें उसको, मिस्टर डार्सी उस लेडी का नाम बता दें जिसके बारे में इतना म्यूजिंग्स कर रहे हैं, जिसके बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं। मिस्टर डार्सी रिप्लाइड विद ग्रेट इंट्रीपेडिटी, बहुत ही बेखौफ होके, फियरलेस होके मिस्टर डार्सी बताते हैं नाम, मिस एलिजाबेथ बेनेट। वो कोई और नहीं है, मिस एलिजाबेथ बेनेट है जिसको ये एडमायर कर रहे हैं, जिसके बारे में ये मन ही मन कुछ सोच रहे हैं। Miss Elizabeth Bennet, repeated Miss Bingley. I am all astonishment. How long has she been such a favourite? And pray, when am I to wish you joy? वो बोली एकदम शौक में आकर के बोलती हैं कि मिस एलिजाबेथ बेनेट कब से, मतलब कितना ये शॉकिंग न्यूज है। शी वाज टेकन अबैक कि मिस्टर डार्सी को ये जो वल्गर लोग हैं, ये मीन लोग हैं, ये लोग कब से पसंद आने लग गए, लो क्लास के, जिनमें ना कोई फैशन का सेंस है, ना ही इनका कुछ भी मैनरिज्म अच्छा है। तो और ऊपर से टू एड ऑन मिसेस बेनेट, हम लोग जानते हैं जो एलिजाबेथ बेनेट की मदर है वो कितनी ही ज्यादा वल्गर है, कितनी ही ज्यादा मीन स्पिरिटेड है, हर हमेशा मतलब बहुत ही ज्यादा वल्गर है वो, आप लोग ये समझ लीजिए। तो तुम ये बोल रही है मिस बिंगले कि कब से वो आपकी पसंदीदा मतलब फेवरेट लेडी बन गई। एंड प्रे व्हेन एम आई टू विश यू जॉय, और ये बताओ कि मुझे आपको कब कॉन्ग्रेचुलेट करना है। विश यू जॉय मतलब वो वही हुआ, कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि बताइए कब आप शादी कर रहे हैं, व्हेन आर यू गेटिंग एंगेज्ड टू एलिजाबेथ बेनेट। अब मिस्टर डार्सी वो मजाक में बोलती हैं, शी वॉज जोकिंग। तो मिस्टर डार्सी बोलते हैं, दिस इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन विच आई एक्सपेक्टेड यू टू आस्क, बस तुमसे तो यही उम्मीद था। अ लेडीज इमेजिनेशन इज वेरी रैपिड, इट जम्प्स फ्रॉम एडमिरेशन टू लव, from love to matrimony in a moment. I knew you would be wishing me joy. वो बोलते हैं तुमसे, आपसे, या जो भी है, कैरोलाइन बिंगले तो उसके फ्रेंड की सिस्टर है, तो वो बोलते हैं कि आपसे तो यही उम्मीद था कि यही क्वेश्चन अब आपकी तरफ से आएगा। एक विमेन का जो इमेजिनेशन होता है वो बहुत ही तेज होता है। अभी सीधा क्रश बना है, अभी मान लीजिए मैं किसी को पसंद कर रही हूँ, तो अभी पसंद करते करते, एडमायर करते करते अचानक लगेगा अरे मुझे तो इस इंसान से प्यार ही हो गया, और प्यार से सीधा लगेगा कि अरे अब तो बस इसके साथ सेटल होना है, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू हिम एंड आई वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रन विद हिम एंड आई वॉन्ट टू हैव अ सेटल्ड लाइफ विद हिम। मतलब इमेजिनेशन बहुत ही तेज हो जाता है। फ्रॉम लव टू मैट्रिमोनी इन अ मोमेंट, एक सेकेंड में बस
थॉट कहाँ से कहाँ चला जाता है। अभी कोई देखने में बस पसंद आ रहा है, आई एम जस्ट इंट्रैक्टेड और आई एम जस्ट इन्फैचुएटेड टूवर्ड्स अ पर्सन, और आप लोग 1 मिनट में ही शादी, मतलब किड्स, सब कुछ प्लान कर लेते हैं। आई न्यू यू वुड बी विशिंग मी जॉय, मुझे पता था कि आपकी तरफ से यही आएगा, आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगी। अब कैरोलाइन बिंगले बोलती हैं, ने इफ यू आर सो सीरियस अबाउट इट आई शैल कंसिडर द मैटर एज एब्सोल्युटली सेटल्ड। You will have a charming mother-in-law indeed, and of course, she will be always at Pemberley with you. Pemberley जहाँ पर ये बहुत ही अपना घर ओन करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनका रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है, ये प्रॉपर्टी ओन करते हैं, वही है पेम्बरले जगह का नाम। तो वो बोलते हैं कि अगर आप सच में सीरियस हैं तो मुझे लगता है कि आपको सेटल हो जाना चाहिए, और वही मजाक के टोन में बोल रही हैं कि आपको तो एक बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही अडोरेबल मदर इन लॉ मिलेगी मिसेस बेनेट के बारे में, जो एक्चुअली में बहुत ही वल्गर है और बहुत ही सिक मेंटालिटी टाइप की लेडी है। तो वो बोलते हैं और ऑफ कोर्स वो आपके साथ मतलब वहीं पे पेम्बरले में रहने लग जाएंगी, इतनी ही वो ग्रीडी हैं जो मिसेस बेनेट है। ही लिसन टू हर, ये ऑथर बोल रही है, मिस्टर डार्सी लिसन टू हर विद परफेक्ट इंडिफरेंस, मतलब उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, चिढ़ा रही हैं तो ठीक है, मजाक कर रही हैं तो ठीक है, फ्रेंड ही तो है। while she chose to entertain herself in this manner, जहां पर ये ऐसे ही सरकास्टिक रिमार्क्स या ताना कस रही थी मिस्टर डार्सी के चॉइस पे, और खुद का मनोरंजन खुद से कर रही थी। एंड एज हज कंपोजर कन्विंस्ड हर दैट ऑल वाज सेफ, और जहां पर मिस्टर डार्सी के एक्सप्रेशन या हाव भाव से ये लगा कि हाँ उनसे मजाक करना ठीक है, हर विट फ्लोड लॉन्ग, उसका वही मजाकिया टोन चलता रहा, और मिस्टर डार्सी की तरफ से कुछ ऐसा नहीं लगा कि मिस्टर डार्सी इज गेटिंग ऑफेंडेड, तो इसीलिए वो थोड़ा सा और खुल के मजाक करने लगी। So this is it, and here we complete our chapter 6, and in next video we will start with chapter 7. Thank you.